नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स 26 मार्च 2022 का देख लेते हैं। सोर्सेज लिए गए हैं, अगेन बहुत सारे वेरिड नेशनल सोर्सेज हैं, आसाम ट्रिब्यून, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी डिफरेंट अदर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स से बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया गया ना। इस पूरा पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और रिगार्डिंग एडमिशंस इन भद्रा इस अकेडमी, इफ़ यू एट ऑल वांट, then of course you can directly contact to this number for directly taking admissions, right? एनीवेज, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है आसाम ट्रिब्यून से, अर्थ आवर टुडे। आज जो है अर्थ आवर बेसिकली मनाया जाएगा रात को 8:30 से रात को 9:30 बजे के बीच में, जिसमें दुनिया से अपील यही की जाती है दैट वो अपने घर के लाइट्स जो है स्विच ऑफ कर ले। नाउ आप पूछेगा दैट ठीक है, रात को 8:30 से 9:30 तो कर ही सकते स्विच ऑफ, बट क्या इससे कुछ चमत्कार हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई चमत्कार नहीं होगा। ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है, राइट, जिसमें लोग यह बताते हैं दैट हाँ, हम लोग सब कोई एक साथ हैं, जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट जो नुकसान हो रहा है ना, उसको हम लोग कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए एक प्लेज ले रहे हैं एक साथ। मतलब काइंड ऑफ ये आप बोल सकते हो, राइट। तो हर साल इसको मनाया जाता है और इसका थीम यही, इस साल का थीम है शेप आवर फ्यूचर, जो कि एम्फेसाइज करता है ऑन द फैक्ट दैट हर एक लोग जो है इनका एक खुद का पावर होता है दैट वह इंसान के हमारा जो फ्यूचर है उसको हम लोग आराम से शेप कर सकते हैं। नेक्स्ट, GSAT-7B सैटेलाइट के बारे में न्यूज़ में था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी एक्सेप्टेंस ले ली है, राइट। नाउ सवाल ये होता है क्यों एक्सेप्टेंस ली है? क्या ये मिलिट्री सैटेलाइट है? जी हाँ, एब्सोल्युटली, यह एक डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट है, GSAT-7B, राइट। नाउ आपको दिमाग में ये चलेगा दैट क्या इससे पहले भी कुछ डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स थी? जी हाँ, GSAT-7, जिसको हम लोग रुक्मिनी भी कहते हैं, वह इंडियन नेवी को सर्व करती थी। GSAT-7A, जिसको हम लोग एंग्री बर्ड भी कहते हैं, वो इंडियन एयरफोर्स को सर्व करती थी, राइट। तो सवाल यह होता है दैट क्या इससे पहले इंडियन आर्मी को कोई भी सैटेलाइट नहीं सर्व करती थी? जी हाँ, करती थी। देखिए, जो हमारी सैटेलाइट्स है उनसे तो बहुत सारे हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते ही थे, बट साथ ही साथ GSAT-7A से भी जो है ना, वो इंडियन आर्मी के काम में आती थी, ठीक है। बट कोई डेडिकेटेड कोई एक मिलिट्री सैटेलाइट नहीं थी आर्मी के लिए, राइट। बट अभी कहा जा रहा है दैट GSAT-7B जो है ना, यह डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट होने वाली है इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी का ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी तक न्यूज़ में है उसके हिसाब से, ठीक है ना। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लीजिएगा तो ऑफकोर्स GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको इंक्लूड करके देख ही सकते हो। बट एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बतलाना चाहता हूँ वह यह है दैट ठीक है, GSAT-7 हम लोगों ने देख लिया, GSAT-7A देख लिया, अभी आने वाला है GSAT-7B, राइट। तो इन GSATs के अलावा भी क्या कोई मिलिट्री सैटेलाइट्स है इंडिया के पास? एब्सोल्युटली है भाई। एमीसैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट, जो क्या ऑफ कोर्स हेल्प करता है इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रडार्स ऑफ द कंट्री। जैसे सोचो इंडिया है ना, इधर है, इधर पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की आर्मीज जो है वो लोग रडार से बात करती है ना, तो इन सैटेलाइट से जो है इनके जो बातों को उसको कैच करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, राइट। वैसे ही RISAT-2BR-1 भी एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जिससे हम लोग बॉर्डर एरियाज को प्रॉपरली सर्विलियांस रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया के पास थी, है ना, और ये सैटेलाइट्स है अब आने वाली है, इंडक्शन होने वाली है इंडियन आर्मी के लिए एक्सक्लूसिवली, ठीक है। चलो, अच्छा देखो, ये सब इसीलिए भी आप लोगों को बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पास्ट ईयर में अगर क्वेश्चन देख लीजिएगा 2019 2018 को ऑलरेडी देखो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा इज यूज, राइट। तो मतलब बोला गया है दैट ये सब चीज़ें जो 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, है ना, पूछा गया इन 3 एक्टिविटीज़ से आपको सेलेक्ट करना है द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू इन तीनों में से कौन सा काम अपन करते हैं? क्या क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन हम लोग देख सकते हैं?
ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑफ राइस पैडीज इन स्पेसिफिक लोकेशन एनालाइज कर सकते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, जी हाँ एब्सोल्युटली कर सकते हैं। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन देख सकते हैं, जी हाँ विद द हेल्प ऑफ थर्मल थिंग हम लोग जरूर देख सकते हैं। आप पहला वाला आप कंफ्यूज करोगे सर क्लोरोफिल कैसे देखेंगे, देखो उनमें जो है ना लाइट सेंसर्स भी होती हैं, जैसे एक पर्टिकुलर रीजन ले लिया है ना, तो वहाँ पे अगर डिवाइड कर दिया, सोचो ग्रीन लाइट से ही तो क्लोरोफिल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो क्लियर सा बात है उसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कितना परसेंटेज ऑफ लैंड है विच इज कवर्ड बाय दैट ग्रीन लाइट, वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। तो जी हाँ तीनों का इस्तेमाल होता है। वैसे ही IRNSS जिसको अभी इसका नाम हो गया नाविक, ठीक है, उसके रिलेटेड भी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी सैटेलाइट्स के बारे में कैसा भी क्वेश्चन मतलब न्यूज़ में रहता है, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोकस ऑन दैट न्यूज़, राइट। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इनॉग्रेट किया था इस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को। कहाँ पर यह है? बेंगलुरु में। GS3 इंडियन इकोनॉमी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से आप इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। नाउ यह है क्या, यह इनोवेशन हब? नाम से क्या लगता है दैट कोई तो एक रीजन होगा जहाँ पे इनोवेशंस की जाती होंगी या फिर इनोवेशंस को प्रमोट की जाती होगी। जी हाँ एब्सोल्युटली वैसा ही कुछ है। और ध्यान रखिएगा ये जो है ना होली ओन्ड सब्सिडियरी है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका एम क्या है? एक इकोसिस्टम को क्रिएट करना, और इस इकोसिस्टम में प्रमोट किया जाएगा दैट लो इनकम पॉपुलेशन जो है ना हमारे देश के, उनको कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रॉपरली पहुंचाया जा सके, कैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटीज, राइट, उसके बाद वेरियस अदर सॉर्ट ऑफ सेविंग स्कीम्स एंड ऑल, राइट, वो सब चीज़ें कैसे इनको पहुंचाया जा सके। क्योंकि हमारा मेन एम पता है देश में क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। अभी भी एक मेजर चंक ऑफ लोग हैं जो अभी भी जो बैंक्स हैं वो लोन्स नहीं लेते हैं, राइट, एकदम अनसिक्योर्ड चैनल से लोन लेते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, राइट। नाउ देयर इज प्लान टू आइडेंटिफाई एंड मेंटोर स्टार्टअप्स हैविंग मैक्सिमम पोटेंशियल। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब का जो मेन एम यह भी है दैट वेरियस स्टार्टअप्स जो है जो क्या फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा सरकार का मदद कर रही है, उसको भी एक पुश देना है विद द हेल्प ऑफ दिस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। नाउ यह क्या हम बोल सकते हैं दैट रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एक स्टेपिंग स्टोन है इन फाइनेंशियल इंक्लूजन? एब्सोल्युटली। बट सवाल यह होता है क्या कोई दूसरा भी इनिशिएटिव है सरकार का जिससे सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाती है? जी हाँ एब्सोल्युटली, बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए, राइट, पेंशन स्कीम है उनका भी। नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम, आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसके तहत शिशु किशोर तरुण का लोन प्रोवाइड किया जाता है, पता है ना? शिशु किशोर तरुण बताओ तो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो तो, शिशु में कितना लोन दिया जाता है, किशोर में कितना हद तक लोन दिया जाता है, और तरुण में कितना लेवल ऑफ लोन दिया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो तब तो आप आराम से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, देख लो तभी भी खुद से, है ना। नेक्स्ट दोस्तों हिंदुस्तान टाइम से यह लिया गया है सुजलाम 2.0। नाउ ये ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है जिसको ऑफ कोर्स न्यूज़ में था अभी। अच्छा, इसको अब GS3 पर्सपेक्टिव में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन उससे आप रिलेट कर सकते हो। नाउ सुजलाम 2.0 जो है ये कैंपेन है जो क्या फोकस कर रही है? जो फोकस कर रही है दैट ग्रे वाटर जो मैनेजमेंट है ना वो कैसे हो सके। नाउ ग्रे वाटर मैनेजमेंट कहाँ से? ग्रे वाटर पहली बात तो होता क्या है? हम लोग जो बोल रहे हैं ग्रे वाटर मैनेजमेंट, देखो ग्रे वाटर क्या होता है ना, जैसे आप घर में से फॉर एग्जांपल आप बर्तन धो रहे हो, सब्जियां धो रहे हो, राइट, आप वॉशिंग मशीन चला रहे हो, राइट, नहा रहे हो, गाड़ी धो रहे हो, तो ये जो पानी है इसको क्या पीते हो? नहीं ना। ये पानी पीते हो आप? नहीं। ये वाला पानी पीते हो? नहीं। ये वाला पानी पीते हो? नहीं। ये वाला पानी पीते हो? या फिर कोई दूसरा काम में लगाते हो? नहीं। इसको सिंपली ऐसे डिस्चार्ज कर देते होगे, राइट। बट ये उतनी भी तो गंदी पानी नहीं है ना। जैसे क्या होता है बाथरूम से जो पानी निकलता है दैट इज गंदा पानी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक वाटर, ठीक है। और ग्रे वाटर जो है यह है दैट हाँ ये उतना ज़्यादा गंदा तो नहीं है, मतलब इसका मतलब यह है दैट इसको हम लोग रिसाइकलिंग या फिर कोई दूसरे यूजेज में ला सकते हैं, है ना। और अभी तो पता है आपको दैट हमारे देश में सर्कुलर इकोनॉमी को कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो सर्कुलर इकोनॉमी, हाँ नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हम लोग बोल रहे हैं, बट क्या ये
वाटर में भी हमको इसको सर्कुलेट नहीं करना चाहिए, एब्सोल्युटली करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए बोला जा रहा है दैट सुजलाम कैंप 2.0 कैंपेन के तहत जो है मेनली फोकस यही रहेगा दैट ग्रे वाटर मैनेजमेंट को जो है इंश्योर किया जाए। और ग्रे वाटर कहाँ से मैनेज कर सकते हैं हम लोग? पंचायत घर से, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स, डिफरेंट अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, राइट। और क्लियरली है, ये ग्रे वाटर का डेफिनेशन भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022, है ना। दिल्ली में आपको पता है ना, 3 बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस थी, एक है नॉर्थ, एक है साउथ, एक है ईस्टर्न वाला, राइट। अभी सरकार क्या बोल रही है दैट देखो भैया इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम इसको जोड़ देना चाहते हैं, राइट, एंड फॉर्म अ सिंगल। तो इसीलिए अब ऐसे अगर करेगी तो सरकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, राइट, मतलब इस बिल पे, राइट। तो इसीलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 लाया जा रहा है, जिसका मेन एम यही है दैट कैपिटल, दैट इज हमारे दिल्ली के जो 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, है ना, इसको देखो वैसे तो 10 साल पहले अगर देखोगे 2011 को, राइट, इसको ट्राइफरकेट कर दिया गया था, मतलब तब एक एग्जिस्ट कर रही थी बट उसको 3 में तोड़ दिया गया था, समझ रहे हो बात। बट अभी क्या किया जा रहा है दैट उसको फिर से आपका जाके सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। क्यों, मैं डिस्कस करूंगा, देखो यही लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे थे, राइट। वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या थी, देखो 3 अगर है तो तीनों जो लेवल की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग अलग सैलरी देना पड़ रहा था, ठीक है। तो बहुत समय ऐसे कंप्लेंट्स आ रही थी दैट सफाई कर्मचारीज जो है उनको प्रॉपरली अमाउंट नहीं मिल रहा है, राइट, क्योंकि देखो तीनों रीजन के सफाई कर्मचारीज है, उनका ज्यूरिडिक्शन तो अलग अलग होगा ना, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट ये जो इनका जो सैलरीज है उनको अनपेमेंट किया जा रहा था, प्रॉपर्टी टैक्स जो मिल रहा था उन लोग को इस तीनों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा जा रहा था। ओवरऑल क्या हो रहा था, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो गया था और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखना पड़ रहा था ऑफ दीज 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ठीक है। साथ ही साथ अनइवन डिवीजन, दैट इज ट्राइफरकेशंस के बाद जो है टेरिटोरियल डिवीजन देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। आप एरियल वाइज भी देख लीजिए, देख रहे हैं ये ईस्ट वाला कितना छोटा है, ये वाला और ये वाला का देखो साइज कभी मिल रहा है नहीं, राइट। सो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप हमें देखने को मिल रहा था इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी टू दीज कॉरपोरेशंस। यही नहीं, साथ ही साथ रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल भी जो थे ना तीनों कॉरपोरेशंस की, वो काफ़ी हद तक घट गई थी, राइट। और कहीं ना कहीं एक गैप जो है वो वाइडन सा हो गया था। किसमें, एक तो जैसे मैंने पहले ही बोला सैलरी प्रॉपरली मिल नहीं रहा था, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो थे ऑफिशियल्स को, एम्प्लॉयज़ को, वो प्रॉपरली तरीके से नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। नाउ सवाल यह होता है दैट हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं दैट हाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस को मर्ज अप कर दिया जाएगा, बट हाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है क्या। देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना अपने ये पॉलिटी बुक में शायद पढ़ा होगा आपने, ठीक है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात की गई थी, राइट। उसी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की बात की जा रही है। जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं ना वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होती है। इनफैक्ट बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन है, दैट इज़ 10 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ की गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए जो हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस का निर्माण करते हैं। क्लियर है। नाउ दीज आर एस्टेब्लिश्ड इन दोज स्टेट्स, आई मीन स्टेट्स में अगर देख लीजिएगा, अगर ये बड़ी स्टेट्स है तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर एक कानून लाती है, राइट। तो उसलिए बोला गया दैट एस्टेब्लिशमेंट इज इन द स्टेट इज डन बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। बट साथ ही साथ अगर यूनियन टेरिटरीज में अगर इसको एस्टेब्लिश करना है तो इट इज़ डन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है इंडिया में, इसको क्रिएट किया गया था मद्रास में, राइट, कब 1688। उसके बाद इट हैज बीन फॉलोड बाय म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस इन बम्बई एंड कैलकाटा इन द ईयर 1726। तो ये जस्ट एक फैक्चुअल चीज़ है, अगर बाई चांस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ गया तो एटलीस्ट यू विल बी नोइंग दैट ओके सबसे पहला जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो मद्रास में सेटअप किया गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, लेकिन पूछा ही जा सकता है। चलो अब जो डिस्कस किया ना उसमें हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो एनीवेज एमसीक्यूज अगर फोकस करें, सबसे पहला एमसीक्यू है ग्रे वाटर ऑफन सीन इन न्यूज, इट मीन्स व्हाट। It means water discharge from nuclear reactor coolant, water discharge from chemical industries, water discharge from household works or all of the above। बताओ कन्फ्यूजन, मतलब थोड़ा पॉज करो और देखने की कोशिश करो क्या होगा। तो अगर आप फिर से अगर रिवाइंड करके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
ये वाटर जो हाउस होल्ड वर्क्स के द्वारा डिस्चार्ज होता है, जैसे आपने वॉशिंग मशीन में कपड़ा खींचा, बर्तन धोया, ठीक है, तो वो सब जो पानी रिलीज हो रही है ना, दैट इज ग्रे वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ओके, पहला है इट इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। कोई गलत है नहीं ना, चलो, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तो कट ऑफ हो गया, राइट, मतलब ए या सी में ही ऑप्शन होगा, क्योंकि एक अगर सही हो गया तो। चलो, दूसरा, इट एम्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स फॉर हाई इनकम पॉपुलेशन ग्रुप इन द कंट्री। बताओ यहाँ पे हाई इनकम होगा क्या लो इनकम होगा? भैया हाई इनकम पॉपुलेशन, कॉमन सेंस भी लगाओ ना यार, उनके लिए चाहिए क्या? हाई इनकम जो कर रहे हैं, सो हाई इनकम मतलब क्या, मैं मान रहा हूँ 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे होंगे, 5-6 लाख से ज़्यादा, अरे भाई सैलरी इनकम होने से ही तो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑटोमेटिकली हो गया, राइट। उनको प्रॉब्लम क्या है? बट लो इनकम लोगों को प्रॉब्लम है ना। ये कभी कभी यूपीएससी यहीं पर कॉमन सेंस का गेम खेल लेता है ना। और जो क्या बहुत बच्चे जो है ना मिस्टेकनली, देखो अब ये दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा वर्ड है ना जो क्या यूपीएससी ने ट्विक किया है, दैट समझ भी नहीं आएगा इंसान, और इसको सही करके आ जाएंगे, राइट। सो एनीवेज दिस इज रॉन्ग, बट ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GSAT 7B सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन न्यूज। ओके, पहला है इट विल बी डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स ओनली। यस, मिलिट्री सैटेलाइट ही ना है, इससे कोई दूसरा चीज़ तो नहीं किया जाएगा, तो ये क्या गलत मैं बोल सकता हूँ? नहीं, सही है, कोई गलत नहीं है। इट विल इन्हांस द कैपेसिटी ऑफ इंडियन नेवी। बताओ नेवी के लिए कौन था? वो था GSAT 7 था नेवी के लिए, ठीक है। GSAT 7A जो था यह है एयरफोर्स के लिए, जिसको एंग्री बर्ड भी कहा जाता है ना। GSAT 7B जो है यह नेवी के लिए भी नहीं है, एयरफोर्स के लिए भी नहीं है, यह हमारा आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, ठीक है। सो दूसरा ऑप्शन जो है यह गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है, ए ओनली, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है अर्बन एरिया में वो बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है, ओके, एसोसिएटेड विद वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पहले तो एनालाइज कीजिए। एनालाइज मतलब जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया है ना, आप उसको एक्चुअली में लिखना पड़ेगा, है ना। दैट इज, देखो यहाँ पे आप सॉलिड वेस्ट के बारे में डिफाइन कर सकते हो, बट वो डिफाइन तो एक बहुत जेनरिक डिफाइनेशन हो गया। आप इसको कुछ फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हो जो कि प्रेजेंट डे में चल रही है। जैसे देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग किया फैक्ट के साथ, ठीक है, उसके बाद इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने डालने की कोशिश की है, क्योंकि क्या है, सॉलिड वेस्ट जो है वो अर्बन एरिया में एक सिग्निफिकेंट चैलेंज डाल दिया है। तो चैलेंज, कोई भी चीज़ से कोई एरिया में चैलेंज क्यों आ रहा है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जरूर उससे कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है। तो उन इम्पैक्ट्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। यही चीज होता है, इसी का मतलब होता है एनालाइज। कोई अगर स्टेटमेंट को एनालाइज बोल रहा है ना, मतलब स्टेटमेंट के भीतर में क्या लिखा हुआ है उन्होंने, व्हाट डू दे एक्चुअली मीन, वही चीज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन उसके बाद आपको सजेस्ट करना है रेमेडीज भी, राइट। अब देखो, रेमेडीज को सजेस्ट करने से पहले हम इसके चैलेंजेस भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है दैट अर्बन मैनेजमेंट जो है अर्बन एरिया में सिग्निफिकेंट चैलेंज है, राइट। नाउ क्यों सिग्निफिकेंट चैलेंज है, पहले तो ये डिस्कस कर लिया, उसके बाद सिग्निफिकेंट चैलेंज कैसे है वो सब डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आएंगे रेमेडीज के ऊपर। क्लियर है? समझ गए? आप क्वेश्चन को डिकोड करना अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार देख लो, आराम से समझ जाओगे। एनीवेज, तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? अगेन हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेन बॉडी पार्ट होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखो दो टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, बार बार ध्यान रखना। एक होता है स्टैटिक इंट्रोडक्शन, एक होता है डायनेमिक इंट्रोडक्शन। स्टैटिक मतलब वैसा टाइप का क्वेश्चन जहाँ पर सिर्फ बिल्कुल स्टैटिक, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा अगर पूछ लेना, तो उसमें आप इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके कंपोनेंट्स क्या है वो सब लिख सकते हो। बट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अगर बोलेंगे तो उसका एज सच डेफिनेशन कोई स्टैटिक नहीं है, राइट। दैट इज़ वेरी जेनरिक डेफिनेशन, सब कोई जानता है, बच्चा भी, ठीक है। तो वैसा हम लोग चीज़ क्यों उठाएंगे? हम लोग ऐसा चीज़ उठा सकते हो आप जो कि करंट अफेयर में चल रहा है, उनके आधार पर आप अपना आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा गया दैट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार जो है अराउंड 5 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक्स और सॉलिड वेस्ट जो है वो हर साल जनरेट होता है इंडिया में, जिसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, राइट। कैसे इम्पैक्ट करता है वही चीज़ लिखेंगे। जैसे डिजीज़ प्रोलिफरेट कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस ले लो, वाटर बॉर्न कॉलेरा डिजीज़ ले लो, राइट। मरीन एनिमल की मृत्यु हो रही है क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट जो है वो
अनट्रीटेड सॉलिड वेस्ट को मरीन या फिर वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जा रहा है, वो सब आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना, ठीक है। मैंने आपको कीवर्ड्स, देखो मेरा एम यही है ना दैट आप लोगों को कैसे करके कीवर्ड्स में बता दूं जिससे कि आप एम्पावर्ड हो जाए, क्योंकि मैं अगर आपको सब कुछ, देखो सब कुछ अगर कोई परोस के दे रहा है ना वो आपका लिए नेगेटिव है। पूछो क्यों? क्योंकि आपका खुद का दिमाग उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता था अभी जो बोला मैंने दैट हाँ डेथ ऑफ मरीन एनिमल्स, क्योंकि वो सब जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है अनट्रीटेड इन द नियर बाई वाटर बॉडीज कनेक्टेड टू दोज इंडस्ट्रीज एंड ऑल, राइट। वो सब मैं लिख सकता था, बट उसमें आपका दिमाग तो नहीं चल रहा है ना। थोड़ा मैं हेल्प कर दे रहा हूँ, मेरा काम है आपको पुश करना, है ना। मैं पुश करता रहूँगा और वही हम लोग बहुत राइस एकेडमी में भी करते हैं। आप पूछ लीजिए, हर एक बच्चों को जो है ना क्लासेस में प्रॉपरली पुश किया जाता है, उनको खुद से एम्पावर्ड बनाया जाता है ना। क्योंकि आप अगर एम्पावर्ड बनोगे तो ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, है ना। 100% स्पून फीडिंग नहीं होगा, वो बच्चों को करवाया जाता है, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता होता है। उनको माँ क्या करती है, सेरेलैक्स को एकदम चम्मच से लेकर मुंह में खिला देती है, पिला देती है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम ब्रो। आप लोग अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो, आप लोग वो बच्चे तो नहीं हो ना, बट स्टिल हम लोग का यही काम है दैट आपको पुश करे। तो कोशिश कीजिएगा दैट कभी भी अगर इस टाइप के कीवर्ड्स दिख जाए तो आप इससे कैसे इसको एडिशन करके इसको इस सेंटेंस को और भी एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि एग्जांपल्स तो मैं क्लियरली दे ही दे रहा हूँ। जेलीफिश, घड़ियाल, टर्टल्स, ऐसे बहुत सारे, जैसे टर्टल्स को कुछ मैं नेशनल जियो या डिस्कवरी चैनल में देख रहा था दैट टर्टल्स के जो पेट्स है ना बहुत सारे प्लास्टिक्स निकाले जा रहे हैं। आप खुद सोचो कैसा लगेगा, है ना। अब वो लोग प्लास्टिक खा क्यों रहे हैं? ऑफकोर्स उनको कुछ खाना नहीं मिल रहा है, वो लोग सोच रहे हैं दैट उस प्लास्टिक को खाएंगे तो शायद पेट भर जाएगा, बट एक्चुअली में क्या, प्लास्टिक तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो उनके पेट में ही रह जाता है, जिसके कारण लॉन्ग रन में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यही नहीं, इम्पैक्ट वाटर अवेलेबिलिटी हो रहा है इन द अर्थ क्रस्ट, है ना, क्योंकि इनडायरेक्टली तो इम्पैक्ट हो ही रहा है, राइट। नेचर, ह्यूमंस नेचर भी बहुत हद तक इम्पैक्ट कर रहा है। ह्यूमन नेचर कैसे, दैट हमारा जो है ना चेंज हो रहा है, दैट हम लोग पहले क्या करते थे, इन्वायरमेंट कॉशियस थे, बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अरे भाई सब जगह तो वहाँ पर अपने सॉलिड वेस्ट को फेंक ही रहे हैं, चलो भाई हम भी फेंक देते हैं। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो सरकार का है, बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो दैट सरकार किससे बनती है यार, हम लोगों से ही बनती है, राइट। हम लोग अगर सरकार का खुद से हेल्प ना करे, हम लोग अगर उस वेस्ट को सेग्रीगेट ना करके रखे, तो सरकार, ठीक है सरकार हेल्प करने के लिए है, ऐसे कहाँ सरकार बोल रही है नहीं हेल्प करेगी, बट स्टिल वी एज अ ह्यूमन बीइंग भी तो एथिकल कुछ तो चीज़ होना चाहिए यार, है ना। सवाल होता है चैलेंजेस क्या है इसमें। बहुत बड़ा जो चैलेंज है ना वो है एडमिनिस्ट्रेटिव इग्नोरेंस। स्वच्छ भारत मिशन सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट, बट उसका ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। ऑडिटिंग या फिर इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म प्रॉपरली सरकार ने फिक्स नहीं किया गया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब चीज़ है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम ही प्रॉपर नहीं है, तो भैया कैसे आप इस वेस्ट को सेग्रीगेट करोगे, है ना। वाटर सैनिटेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि ऑफकोर्स इस स्टेज ऑफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा हमें चाहिए, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर आस्पेक्ट, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन रेगुलेटेड नहीं है, इसीलिए अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को कहीं पर भी डंप कर दिया जाता है, ठीक है। देयर इज़ लैक ऑफ रिसाइकलिंग ऑन स्मॉल इंडस्ट्रीज़। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को तो चलो उनके पास पैसा रहता है, कैपिटल रहता है, तो वो लोग थोड़ा ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप कर लेता है, बट छोटे इंडस्ट्रीज़ का क्या, उनके पास तो इतनी ज़्यादा पूंजी नहीं है ना। यही नहीं, टेक्निकल डेफिसिट भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे रीयूज़ रिसाइकलिंग के लिए इक्विपमेंट्स बहुत कम है, राइट। एक्सपर्टाइज स्किल्स सेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो सवाल ये होता है दैट क्या मेजर्स हमें अपनाने चाहिए जिससे हम इससे निजात पा सकें। तो देखो बहुत सारे मेजर्स आप बोल सकते हो, जैसे ऑफकोर्स बायो रेमेडिएशन, ये तो खैर इकोलॉजिकल एक आप सोल्यूशन दे सकते हो। यही नहीं, सर्कुलर इकोनॉमी जो कि आए दिन में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी को हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें चीज़ों को रिसाइकिल करना चाहिए, और इसके लिए एक 3R अप्रोच आपको याद रहना चाहिए, जिसको कहते हैं रीयूज़, रिसाइकिल एंड रीबिल्ड, ठीक है। इस अप्रोच को अगर फॉलो करेंगे तो वेस्ट है उसको हम लोग फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है फॉर सैनिटेशन और लैंड एंड वाटर, इसको प्रॉपरली हमें ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करवाना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी हम मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी ही ऐसा चीज़ है ना जिसके थ्रू जो भी अभी का प्रॉब्लम, आने वाले समय का प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को आप टेक्नोलॉजी की तरह उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम मेक श्योर करना पड़ेगा दैट वी शुड यूज़ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एज वेल, राइट। नेक्स्ट,
एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन चलवाने पड़ेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अवेयरनेस कैंपेन किन किन के बीच में, हर एक स्टेक होल्डर्स, आपको समझना पड़ेगा दैट वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। एक तो है सरकार ऑफ कोर्स, राइट, इनका काम है इनको मैनेज करना। प्राइवेट एंटिटीज़ जो कि वेस्ट को जनरेट करती है, पब्लिक भी तो वेस्ट को जनरेट करती है भाई, ठीक है। तो इन तीनों जो स्टेक होल्डर्स है ना, तीनों को सेंसिटाइज करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर क्योंकि अगर तीनों को पता चल गया प्रॉपर वैल्यूज़ दैट हाँ व्हाट इज़ द एक्चुअल इम्प्लीकेशंस ऑफ वेस्ट जनरेशंस, तभी ये लोग प्रॉपर स्टेप्स कहीं ना कहीं लेंगे, राइट। नाउ इंडिया हैज़ विटनेस्ड अनडाउटेडली इन्वायरमेंटल एंड सोशल क्राइसिस साइमल्टेनियसली, जो कि हमको अभी भी दिख रहा है। इन्वायरमेंट क्राइसिस तो बढ़ ही रहा है, बट साथ ही साथ सोशल क्राइसिस भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड नाउ सॉलिड स्टेप्स क्या हमें चाहिए, जो कि अभी हम लोगों ने वे फॉरवर्ड में डिस्कस किया, राइट। तो उन वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट्स को अगर आप एज अ सॉलिड अगर प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंटेशन करें तो वी कैन मेक श्योर दैट आने वाले समय में जो भी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स देख लीजिए 12 क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, राइट, क्लाइमेट एक्शन प्रॉपरली लेना, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, है ना। तो ये सब हम इंश्योर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम ये सॉलिड स्टेप्स जो कि हम लोगों ने अभी वे फॉरवर्ड पॉइंट में डिस्कस किया, अगर उनको हम लोग लेते हैं तो अनडाउटेडली हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव कर सकते हैं। नाउ इस क्लास में मैंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चार्ट आपको क्यों दिखाया है, इसलिए दिखाया है दोस्तों क्योंकि इससे मैं एक चीज़ आपको बतलाना चाहता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना जीएस में, जीएस 1 2, है ना, सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी इन क्वेश्चंस को छोड़कर, जीएस 3, है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हर एक आंसर में ऑलमोस्ट आप कहीं ना कोई एसडीजी को आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना। इससे क्या होगा दैट आपका जो वैल्यू एडिशन जो है आंसर का वो बढ़ेगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ इन चीज़ों का आप भी फोकस करोगे और अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ में उसको इंक्लूड करोगे। और फर्दर अगर कोई डाउट है तो आपको कभी भी पूछ सकते हैं, आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन डायरेक्टली थ्रू दिस नंबर्स, राइट। So this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में. Till then, bye bye, take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video.